वेलकम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। बेटा, माई सेल्फ दीपक सर, और आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ। एग्रीगेट डिमांड वाली जो यूनिट है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, और एग्रीगेट डिमांड वाली जो यूनिट्स में हम लोग उसको 12 नंबर में काउंट करते हैं। यहाँ पर इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल्स भी एक पोर्शन है जो हमारे बोर्ड्स में पूछा जाता है। आज मैं सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स की आपसे बात करूँगा कि उसमें टेबल वाले न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो बोर्ड में आपको उन न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जैसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ न्यूमेरिकल की जो वेटेज है वो 10 से 12 नंबर की हम लोग पकड़ के चलते हैं। यहाँ पर जब एग्रीगेट डिमांड की हम लोग बात करते हैं, जिसका मार्किंग हमारी जो है यूनिट की 12 है, उसमें न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसमें 3 नंबर का भी न्यूमेरिकल बन सकता है और 6 नंबर का भी न्यूमेरिकल बन सकता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल शुरुआत करने से पहले हम लोगों को इन फार्मूलों को देखना है, क्योंकि इन फार्मूले के ऊपर ही हमें ये वाला टेबल वाला ये अपना न्यूमेरिकल हमें करना है। यहाँ पर जो सबसे पहले मैं देखता हूँ फॉर्मूले में y इज इक्वल टू सी प्लस एस। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस में आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं y इज इक्वल टू सी प्लस का। y का मतलब है नेशनल इनकम से, c का मतलब है कंजप्शन से, और s का मतलब है सेविंग से। जैसे मैंने कहा कि एक महिला है, एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, क्योंकि एक देश जो है वो हाउस होल्ड से बन के बना है। तो पहले एक हाउस होल्ड को समझ लेते हैं। अगर उसके घर में इनकम 10,000 आ रही है तो वो 8,000 रुपये तो कंज्यूम कर रही है और 2,000 रुपीज़ सेव कर रही है। तो यहाँ पर जो इनकम है 10,000, हमने उसको बाइफ्रिकेट कर दिया 8 + 2 में। तो पहला जो फार्मूला हुआ y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो y से जो हमने डिनोट कर दिया, y है आपकी नेशनल इनकम, c है कंजप्शन और s है हमारी सेविंग। सेकेंड फार्मूले में हम लोग जो देखते हैं उसमें हमने ये देखा कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो यहाँ पर y का मतलब नेशनल इनकम, c का मतलब कंजप्शन और i का मतलब इन्वेस्टमेंट से है। तो y का मतलब वही नेशनल इनकम, c का मतलब कंजप्शन, और यहाँ पर एक i मैंने जोड़ दिया, उसका मतलब इन्वेस्टमेंट से है। और इन्वेस्टमेंट में एग्रीगेट डिमांड में हम दो तरह के इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में हमने गवर्नमेंट का कहा जो हमारा फिक्स रहता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में अगर रेट में कम ज़्यादा होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज होता है। यहाँ पर उसी चीज़ को हमने डिनोट करा y इज इक्वल टू सी प्लस आई। y इनकम है, c कंजप्शन है, i इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा s इज इक्वल टू आई, यानी कि सेविंग इज इक्वल टू हमारा इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कीनेंस ये कहते हैं कि अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूँ तो इक्विलिब्रियम के लिए दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट अप्रोच ये है कि जहाँ पर AD इज इक्वल टू AS हो, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। दूसरी अप्रोच ये कहती है जहाँ पर S बराबर हो I के, यानी कि सेविंग बराबर हो इन्वेस्टमेंट के। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं APC की, APC की फुल फॉर्म क्या है? एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। और प्रोपोर्शनिटी क्या है? एक हैबिट है। तो हमने यहाँ पर कहा एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम को APC से हम लोग डिनोट करते हैं, और APC का जो फार्मूला है वो C/Y है, यानी कि कंजप्शन अपॉन इनकम है। तो आपके लिए एक पहचान है कि अगर यहाँ C डिनोट है तो C ऊपर आएगा और Y नीचे इनकम आएगी। ये एक छोटी सी पहचान आपको बता रहा हूँ जिससे आप ना भूलें। नीचे की तरफ जब मैं आता हूँ ये तो यहाँ APS लिखा हुआ है, एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू सेव। एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू सेव में मैंने यहाँ पर कहा कि सेविंग और इनकम की मैं रिलेशन देख रहा हूँ। यहाँ पर S का मतलब सेविंग से है और Y का मतलब इनकम से है। उसके बाद हमने MPC की बात करी, और MPC की जो फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम है। मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम को जब भी M मार्जिनल शब्द यूज होता है तो हम यहाँ पर चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर C है तो यहाँ पर डेल्टा C हो गया। यहाँ हम उसके नीचे डेल्टा Y यानी कि चेंज इन इनकम, कि इनकम में कितना चेंज होगा तो हमारे कंजप्शन में कितना चेंज होगा। इसी तरह MPS की बात करी, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू सेव की मैंने बात करी। मैंने यहाँ कर कहा डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, यानी कि कितना मेरा सेविंग में चेंज होगा अगर मेरी इनकम में चेंज हो रहा है। तो चेंजेस के ऊपर अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो मैंने कहा कि अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने 10,000 का, कि वो लेडी 8,000 कंज्यूम कर रही थी और 2,000 सेव कर रही थी। अगर वहां पर उसके परिवार की इनकम 10,000 से 12 हो जाए तो इनकम में चेंज हुआ,
तो सेविंग में और आपका कंजप्शन में चेंज हो गया। उसकी सेविंग इंक्रीज 8,000 से 9,000 हो गई, तो उसको डेल्टा सी से मैंने डिनोट कर दिया। और यहाँ पर उसकी जो कंज्यूम, तो डेल्टा सी से डिनोट कर दिया कि 8,000 से 9,000 हो गई। लेकिन सेविंग की बात कर रहा हूँ, जो 2,000 थी उसमें भी बढ़ोतरी हो गई, तो वो हमारी 1,000 ज़्यादा हो गई, तो 3,000 हो गई, तो डेल्टा एस हमारा 3 हो गया। तो ये चेंज ही हम देख रहे हैं। इनकम में चेंज कितना हुआ? 2,000 का हुआ, और सेविंग में कितना हुआ? 1,000 का हुआ, और कंजप्शन में भी हमारा 1,000 का हुआ। यही जो सारे फार्मूले हैं, ये हम जो है टेबल में, जब हमको ये टेबल में फिलिंग्स द ब्लैंक्स खाली मिलेंगे, इन फार्मूलों की सहायता से हम उनको पूरा करेंगे। यहां पर एक मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर मैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हमको ये चीज फाइंड आउट करनी है जो यहां पर ये लिखी हुई है। तो मैंने यहां पर क्या कहा? सबसे पहले ये देखा कि इन्होंने दे क्या रखा था। इन्होंने मुझे इनकम और सेविंग गिवन था, ये चीज हमारे पास गिवन थी, और ये चीज मेरे को फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने देखा कि यहां पर जो इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं, इनकम 0 है, 50 है, 100 है, 150 या 200 है। उस समय जो सेविंग है हमारी, तो हमने कहा कि अगर इनकम 0 है तो सेविंग नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन एक बात बच्चों याद रखना, कंजप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर किसी की इनकम 0 है तो कंजप्शन फिर भी करेगा, चाहे वो उधार में करे, लेकिन सेविंग नेगेटिव जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई डाक खाने में आरडी खुलवा रखी है 1,000 रुपीज़ की, और आपके परिवार में इनकम नहीं आई, तो वो आप स्किप कर जाओगे, छोड़ दोगे, और अगली बार उसे इंटरेस्ट से पे कर दोगे, तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो हमने बात करी है, ये सेविंग नेगेटिव है। उसके बाद देखिए यहाँ 50 है तो -10 है, 100 है तो 0 है, 150 है तो 30 है, 200 है तो 60 है। अब बात आती है कि इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर इन दोनों बातों को सॉल्व करने के लिए मेरे को सी, जो सी है वो यहाँ चाहिए होगा। तो सी के लिए मुझे पता था कि मेरे सर ने जो फार्मूला बताया था y = c+s बताया था। तो दो चीज़ें मेरे पास है, तो मैं c को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर क्या करा, c = y - s कर लिया। अब y में से अगर सेविंग घटा दूंगा तो मेरा कंजप्शन आ जाएगा। और मैंने यहां पर कहा कि अगर मैं कंजप्शन की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने यहां पर देखा कि अगर 0 में से -20 लेस करता हूं तो 20 आ गया, 50 में से 10 को लेस करता हूं तो 60 आ गया, 100 में से 0 को लेस करता हूं तो 100 आ गया, 150 में से 30 करता हूं तो 120 आ गया, और 200 में से 60 करता हूं तो 140 आ गया। तो अब इट मीन्स मैंने कंजप्शन फाइंड आउट कर लिया। जब कंजप्शन फाइंड आउट हो गया तो मेरे को एमपीसी और एपीसी फाइंड आउट करना था, एमपीसी एंड एपीसी फाइंड आउट करना था। अब तीनों बातें मेरे पास आएंगी, मेरे पास वाई भी है, एस भी है और सी भी है। तो यहां पर हमारे पास ये चीज y है, ये चीज s है और ये c है। सबसे पहले मैं आपको एपीसी बताऊंगा। एपीसी का जो फार्मूला मैंने बताया था वो C/Y बताया था, कंजप्शन अपॉन इनकम। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखता हूं तो y 0 है, और y अगर 0 है तो किसी भी अंक को 0 से डिवाइड करोगे तो डैश आएगा। किसी भी अंक को अगर 0 से डिफाइन करते हैं तो वो 0 आएगा, तो उस चीज को मैंने डैश से डिनोट कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या थी, यहां पर जब मैं आता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये मेरा 60 है, ये 60 है तो मैंने यहां 60 लिख दिया। उस समय मेरी इनकम 50 थी तो मैंने 50 लिख दिया, ये 1.2 आ गया। थर्ड स्टेप में मेरा जो कंजप्शन 100 का है, मैंने यहां 100 लिख दिया। उस समय मेरी इनकम 100 है तो मैंने यहां लिख दिया, तो ये 1 आ गया। फोर्थ स्टेप में जब मैंने देखा ये 120 है तो मैंने यहां 120 लिख दिया, और उस समय हमारी इनकम 150 है तो 150 लिखा, तो ये 0.8 आ गया। लास्ट हमने यहां पर देखा ये 140 है हमारा कंजप्शन, तो मैंने 140 लिखा, और उस समय मेरा जो इनकम 200 है तो मैंने यहां 200 लिख के 0.7 निकाल लिया। तो ये मैंने एपीसी पूरा फाइंड आउट कर लिया। जो पहले डैश था 0 था, फिर 1.2, फिर 1, फिर 0.8, फिर 0.7। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा कम होता चला जा रहा है। अब ये चीज तो मेरी फाइंड आउट हो गई, एपीसी एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम मैंने इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम को फाइंड आउट करने की बात। जब मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने बताया था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई,
और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई में हम लोगों ने क्या करा, जो पहला वाला देख रहा हूं वो इनकम लेवल 0 है, इनकम लेवल 0 है, तो इसीलिए मैंने डैश लगाया कि अगर 0 को डिवाइड करूंगा तो 0 ही होगा। जब मैं सेकंड स्टेप पे आया तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये 60 है, ये 60 है मेरा और ऊपर 20 है, तो चेंज कितना हो रहा है, तो करंट माइनस इनिशियल, तो 60 में से 20 लेस करूंगा तो 40 आ गया। अगर 60 में से 20 गया तो यहां 40 आ गया। उसके बाद 50 में से अगर 0 गया तो यहां 50 आ गया, मैंने डिवाइड करा तो हमारा 0.8 आ गया। सेम कंडीशन यहां पर है। जब मैं थर्ड स्टेप देखता हूं तो 100 में से 60 गया, करंट माइनस इनिशियल, तो 40 आ गया। यहां पर मैं 100 में से 50 कर रहा हूं तो यहां 50 आ गया, तो 0.8 आ गया। मैं जब फोर्थ स्टेप पे आता हूं तो 120 में से 100 गए तो 20 बचा। आपका यहां 150 में से 100 गए तो 50 बचा, ये 0.4 हो गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जब 140 में से 120 गया तो 20 बचा, एंड 200 में से 150 का चेंज हुआ तो 50 बचा। तो ये मेरा एमपीसी फाइंड आउट हो गया। तो बेटा आज मैंने आपसे इन फॉर्मूलों के बारे में सब बताया कि फॉर्मूले किस तरह यूज होंगे। मैंने आपको बताया कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करने के लिए आए तो आपके पास अगर दो चीज़ गिवन है तो आप कंजप्शन निकाल लेंगे, उसकी सहायता से आप एपीसी निकाल लेंगे जिसको सी अपॉन वाई बोलते हैं, एमपीसी निकाल लेंगे जिसको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा है। तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिए और जो भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम में जाके आप देखिए फॉर्मूला क्या लगा है और सर ने उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया। थैंक यू।